हेलो लर्नर्स, दिस इज श्रुति और आप सभी का स्वागत है हमारे कॉमर्स यूट्यूब चैनल में, जहां पर आपको कॉमर्स से रिलेटेड हर टॉपिक पर वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती हैं। और आज का जो टॉपिक है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑलरेडी मैं इस पर एक वीडियो पहले बना चुकी हूं, लेकिन काफी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं एमकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर वीडियो बनाऊं इसी टॉपिक पर, बिकॉज एमकॉम में कुछ अलग से प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं हेनरी फेयोल के, तो वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फेयोल। जैसा कि आप जानते हैं ये प्रिंसिपल्स किसने दिए थे? हेनरी फेयोल ने दिए थे ये प्रिंसिपल्स। और हमने 14 प्रिंसिपल्स पढ़े थे उनके। हम किस नाम से हम इसी चीज से जानते हैं कि हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, तो 14 प्रिंसिपल्स मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुकी थी उस वीडियो में। उस वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बाकी यहां पर भी हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। अब जैसा कि आप नाम में देख रहे हैं डिवीजन ऑफ वर्क मतलब काम को डिवाइड कर देना। ठीक है, ऐसा कुछ समझ रहे हैं आप? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इस प्रिंसिपल में ये कहा गया है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी जॉब्स होती हैं, बहुत सारे टास्क और एक्टिविटीज होती हैं। तो उन एक्टिविटीज को, उन वर्क को हमें तोड़ देना चाहिए। दैट मीन्स डिवाइड कर देना चाहिए छोटे छोटे यूनिट्स में। ठीक है, जैसे कि हम यूनिट्स में उनको डिवाइड कर देंगे और जो यूनिट में जो भी एम्प्लॉय एक्सपर्ट है उसको वो यूनिट सौंप दी जाएगी कि आपको ये काम करना है, दूसरे को ये काम करना है। तो जब आप ऐसे ही उनको काम दे देंगे उनका, तो फिर क्या होगा? इससे हमारी स्पेशलाइजेशन बढ़ेगी। मतलब जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसके पास वही काम आएगा और वो और ज्यादा एक्सपर्ट होते जाएंगे उसी काम के अंदर। दूसरा इसका जो मेन है एडवांटेज वो क्या है कि जो वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है तो वर्क को कंप्लीट करने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं और एफिशिएंसी एम्प्लॉयज की बढ़ जाती है। तो ये बोलता है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क। नाउ कम टू द सेकेंड प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? देखिए, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, ये आपको याद रखना है। अथॉरिटी मीन्स पावर। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा इस वर्ड का मीनिंग। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपकी जिम्मेदारी होती है। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल ये बोलता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड, मतलब दोनों ही एक साथ चलनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अथॉरिटी नहीं है। इन दोनों ही केसेस में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इजीली ग्रो नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है मिस्टर ए। ओके, अब इसको एक काम सौंपा गया है कि आपको प्रोडक्शन करना है टी शर्ट्स का। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको प्रोडक्शन करना है टी शर्ट्स का और 100 यूनिट्स आपको टी शर्ट्स की बनानी है। अब उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी गई, लेकिन उसको ये अथॉरिटी नहीं दी गई, पावर नहीं दी गई कि वो रॉ मटेरियल भी खुद ही खरीदेगा। तो अब जब टाइम आया कि इस टाइम तक कंप्लीट करनी थी उसको अपनी यूनिट्स, और उस टाइम तक यूनिट्स कंप्लीट नहीं हो पाई, तो इसमें किसका फॉल्ट है? मिस्टर ए का फॉल्ट नहीं है, बल्कि जिन्होंने मिस्टर ए को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी उनका फॉल्ट है, बिकॉज उन्होंने अथॉरिटी नहीं दी, पावर नहीं दी रॉ मटेरियल को खरीदने की, सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो ये प्रिंसिपल वही कहता है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड, दोनों ही एक साथ चलनी चाहिए, इक्वली बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर इनमें इम्बैलेंस होता है तो दैट मीन्स कोई ऑर्गेनाइजेशन इजीली ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर है इतना आप सभी को? हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वर्ड का मीनिंग आप सब जानते होंगे। जैसा कि आप लोग स्कूल्स में थे तो आपको हमेशा से बताया गया होगा कि डिसिप्लिन में रही है और ये सब चीजें। तो डिसिप्लिन से फेयोल ने कैसे कनेक्ट किया एज अ प्रिंसिपल? फेयोल का यहाँ पर मतलब है डिसिप्लिन से ओबीडियंस, एप्लीकेशन, एनर्जी एंड रेस्पेक्ट। तो फेयोल का कहना है कि कोई भी काम है वो पूरे आदर के साथ, पूरी एप्लीकेशन मतलब पूरा सब कुछ अप्लाई करके, पूरी एनर्जेटिक
वे में किसी भी काम को कंप्लीट करना है इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और अगर वो काम इजीली नहीं होता या फिर कोई भी उसका मिस यूज करता है, गलत यूज करता है, तो उसके ऊपर पेनल्टीज भी होनी चाहिए। ये बोलता है हमारा प्रिंसिपल डिसिप्लिन का। नाउ कम टू द फोर्थ प्रिंसिपल, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल कहता है कि एक सुबॉर्डिनेट है या एक एम्प्लॉय है, उसको सिर्फ एक ही अथॉरिटी से, एक ही एम्प्लॉयर से ऑर्डर्स लेने हैं। मतलब जो कमांड होती है सुबॉर्डिनेट्स पर, वो एक बारी में एक ही अथॉरिटी की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही सबॉर्डिनेट एक बॉस नंबर ए से भी ले रहा है और बॉस 2 से भी ले रहा है ऑर्डर्स, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही बॉस से ऑर्डर्स लेने हैं हर एक सबॉर्डिनेट को। फेयोल एप्रीहेंडेड दैट इन द एब्सेंस ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, अथॉरिटी इज अंडरमाइंड, डिसिप्लिन इज जियोपार्डाइज्ड, ऑर्डर्स गेट डिस्टर्ब एंड स्टेबिलिटी गेट्स थ्रेटेंड। तो ये ही बोला है फेयोल ने कि अगर ऐसा होता है कि एक से ज्यादा बॉस से ऑर्डर्स लेते हैं सबॉर्डिनेट्स, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उनको यही समझ नहीं आएगा कि किस बॉस का ऑर्डर उन्हें पहले कंप्लीट करना है और किसका बाद में। और इसी चीज से क्या होगा, दोनों बॉसेस के बीच में भी क्लैशेस होंगे। ऑर्डर गेट डिस्टर्ब, ऑर्डर जो है वो उनका बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा, दोनों का ही, और स्टेबिलिटी नहीं रहेगी बिल्कुल भी। तो ये बोलता है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का प्रिंसिपल बोलता है देयर शुड बी ओनली वन हेड एंड ओनली वन प्लान। सिर्फ एक प्लान के लिए सिर्फ एक ही हेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव तो नहीं होता, 3-4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्टिव एक ही हेड के अंदर होना चाहिए और दूसरा ऑब्जेक्टिव दूसरे हेड के अंडर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे ऑब्जेक्टिव्स एक ही हेड के अंदर है। तो जो डायरेक्शन, मतलब कि जो डायरेक्शन प्रोवाइड कराई जा रही है सबॉर्डिनेट्स को, वो किसी एक ही हेड के द्वारा प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। तो ये होता है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज subordination of individual interest to general interest। जो ये प्रिंसिपल है इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इस प्रिंसिपल में ये कहा गया है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ज्यादा फोकस ना करते हुए जनरल इंटरेस्ट, दैट मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, जो सबका मिलकर कंबाइन इंटरेस्ट है, उस पर ध्यान देना चाहिए। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि अपने ही ऑब्जेक्टिव्स पर ध्यान देते हैं, अपने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और उस पर ध्यान देते हैं। बट इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जो आपको प्रायोरिटी देनी है वो ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स को देनी है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को देनी है। जो आपका बिजनेस है, जो आपका मैनेजमेंट है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके जो गोल्स हैं, उनको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है और इंडिविजुअल इंटरेस्ट बाद में देखना है। क्लियर? नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन क्या होता है? श्रम जिसको बोलते हैं हिंदी में, श्रम मतलब कि श्रम मतलब जो वर्क, रेम्यूनरेशन मतलब इसके अंदर आपका सैलरी, वेजेस सब कुछ आता है। तो जो रेम्यूनरेशन का प्रिंसिपल है वो बोलता है कि फेयर वेजेस, फेयर सैलरीज, सब कुछ फेयर पेमेंट करनी चाहिए हर एक एम्प्लॉय को। उनके रेम्यूनरेशन में कोई भी घपला नहीं होना चाहिए, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जितना काम उन्होंने किया है उसके बेसिस पर उनको उनकी रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए। लेबर जितना काम कर रही है, लेबर को उसकी मेहनत के हिसाब से उसकी कमाई मिलनी चाहिए, और जितना एम्प्लॉयज वहां पर काम कर रहे हैं उनको उनके काम के अकॉर्डिंग सैलरी मिलनी चाहिए। सो आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सेंट्रलाइजेशन। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड है सेंट्रलाइजेशन और दूसरा होता है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, इन दोनों का मीनिंग क्या है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब अथॉरिटी या फिर पावर कुछ फ्यू हैंड्स में होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के, वो होता है सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन में होता है कि जो अथॉरिटी है वो हर लेवल पर थोड़ी थोड़ी दी हुई है। जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट पे ज्यादा अथॉरिटी है
और वो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट वाली अथॉरिटी है वो मिडिल लेवल और लोअर लेवल को भी दी जाती है। तो ये है दोनों में डिफरेंस। लेकिन सेंट्रलाइजेशन में सिर्फ अथॉरिटी टॉप लेवल के कुछ लोगों के हाथों में ही होती है, वो उस अथॉरिटी को आगे पास ऑन नहीं करते किसी भी लेवल पर। तो वही चीज बोली हुई है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सिर्फ सेंट्रलाइजेशन ही है, मतलब किसी और को डिसीजन लेने के पावर या अथॉरिटी दी ही नहीं जा रही है, सिर्फ टॉप लेवल के पास ही है। और बिल्कुल ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतना ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन है कि अथॉरिटी आप इतनी पास ऑन कर रहे हो मिडिल लेवल और लोअर लेवल पर कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। तो प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल यही कहता है कि दोनों में बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होती है? देखिए मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहती हूँ। मान लीजिए एक ऐसे करके एक ये ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग हैं, ये पूरी चेन है। तो अगर इस इंसान को, इस वाले इंसान को यहां से लेकर यहां पे जाना है, इससे कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तो वो पूरा ऐसे घूम कर जाएगा। लेकिन ये बोलता है हमारा स्केलर चेन का प्रिंसिपल। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है, गैंग प्लैंक होता है, एक रूट होता है जो कि सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पर ही यूज किया जा सकता है, कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तब उसको यूज किया जा सकता है। तो ये डायरेक्ट ऐसे चला जाएगा इसके पास। इसको क्या बोलते हैं हम फिर? गैंग प्लैंक। याद रखिएगा इसको। तो जो ये स्केलर चेन है इसमें अथॉरिटी टॉप से बॉटम में फ्लो करती है। दैट मीन्स टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल को बताएगी चीजें और मिडिल लेवल लोअर लेवल को बताएंगी चीजें। तो इसी तरह से टॉप से बॉटम में फ्लो करती है थ्रू अनब्रोकन चेन। और ये चेन ना ब्रेक नहीं होती। ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने एक चीज मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन दी मिडिल लेवल को और मिडिल लेवल ने दी ही नहीं लोअर लेवल को, तो क्या होगा? वो वहीं तक सीमित रह जाएगी, वहीं तक लिमिटेड रहेगी और काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो स्केलर चेन का प्रिंसिपल यही बोलता है कि अथॉरिटी टॉप से बॉटम में एक अनब्रोकन चेन में फ्लो होनी चाहिए और डायरेक्ट फ्लो होना चाहिए अच्छे से कम्युनिकेशन का, कोई भी र्यूमर्स ना हो ताकि, और कॉन्फ्लिक्ट भी ना हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। एक ऑर्डर होता है किसी को ऑर्डर देना, आदेश देना कि जी यही काम करना है तो यही करना है। और एक ऑर्डर होता है सीक्वेंस वाला ऑर्डर कि ये परफेक्ट ऑर्डर में लगानी है इस चीज को। तो यहाँ जो प्रिंसिपल है वो परफेक्ट ऑर्डर में सीक्वेंस वाले हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं। और ये प्रिंसिपल कहता है कि पीपल एंड मटेरियल शुड बी एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। लोग और जो मटेरियल हैं वो राइट प्लेस पर और राइट टाइम पर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। अब एम्प्लॉयज ने कुछ मटेरियल ऐसा है, कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए एक पर्टिकुलर प्लेस बनाई हुई है कि इस इक्विपमेंट्स रूम में सारे इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर फॉलो होगा यहाँ पर, बिकॉज उनको पता है कि ये इस जगह पर रखा हुआ है और एकदम से वो जाकर ले आएंगे जब भी उस इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर ये प्रिंसिपल वायलेट होता है तो क्या होगा? ऑर्डर में ही नहीं होगी कोई भी चीजें। कोई भी चीज जो इक्विपमेंट आप लेने जा रहे हैं, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कहाँ रखा हुआ है वो, तो आप सारे के सारे पूरी कंपनी में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ढूंढते फिरेंगे इसको। उससे आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। तो ये सब चीजें होंगी, इसलिए सारी चीजें जो है बिल्कुल पोजीशन में एट अ राइट प्लेस होनी चाहिए और एट अ राइट टाइम होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का प्रिंसिपल बोलता है कि इक्विटी होनी चाहिए बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड द वेरी लोअर और ऑपरेशनल लेवल वर्कर्स। कैसे? इक्विटी और इक्वालिटी में डिफरेंस है। देखिए इक्वालिटी में तो ये हम बात करते हैं कि उनके मतलब अगर हम इक्विटी की बात करें, यहाँ पर इक्विटी का प्रिंसिपल है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहती हूँ। मान लीजिए एक एम्प्लॉय को लीजिए आप, जो कि वर्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, और दूसरा बंदा ले सकते हैं पियोन को, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो दोनों के बीच में अगर उनके स्टेटस को ना देखते हुए दोनों के लिए रूल्स रेगुलेशन सेम होने चाहिए। मतलब अगर वर्किंग आवर्स एम्प्लॉय के लिए 9 to 6 हैं, ठीक है, 9 आवर्स का है,
तो पियोन के लिए भी 9 to 6 ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप 9 to 9 उसको वहां पर रख रहे हैं, तो वहां पर फिर इक्विटी का प्रिंसिपल वॉयलेट हो जाएगा। तो इसलिए हमें इक्विटी के प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉयज, वर्कर्स, पियोन सबको प्रॉपर अच्छे से ट्रीट करना है और बिल्कुल इक्वालिटी रखनी है सब में। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ। स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ का प्रिंसिपल बोलता है कि स्टाफ को एक बहुत अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट और प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर सैनिटरी चीजें, जो मतलब प्रॉपर सैनिटेशन, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए, सो दैट वो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल रहें ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि अगर उनका एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं होगा जहां पर वो काम कर रहे हैं, अगर वो वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा, मान लीजिए कोई चेयर है जिस पर एक एम्प्लॉय बैठ के काम कर रहा है, उसके लिए वो इतनी अनकंफर्टेबल है कि उसको बैक पेन होना शुरू हो गया, तो वो भी केस में आता है कि वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। तो ये सब चीजें रिमूव होनी चाहिए, तभी ज्यादा से ज्यादा स्टाफ जो है वहां पर स्टेबल रहेगा। और जितना ज्यादा स्टाफ स्टेबल रहेगा, वर्किंग कंडीशन अच्छी होगी, उतनी ही जल्दी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। राइट। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव बोलता है कि हर एक टॉप लेवल मैनेजमेंट पे ही सिर्फ किसी भी चीज का इनिशिएटिव लेने का नहीं होना चाहिए पावर, लेकिन वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को भी हमें ये पावर देनी चाहिए कि वो भी आए, अपने न्यू आइडियाज, अपने सजेशंस रखे और अपने आप से इनिशिएटिव ले कुछ करने का, और हमें उस चीज में उनको और ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरेट डी कॉर्प्स। ये प्रिंसिपल क्या करता है, ये आई को रिमूव करके और ये वी पर ध्यान देता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब कैसे इसको कनेक्ट करके देखिए इससे। एस्पिरेट डी कॉर्प्स का जो प्रिंसिपल है वो बोलता है कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के बीच में एक टीम स्पिरिट और फेलो फीलिंग होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल एक दोस्त वाली फीलिंग होनी चाहिए कि आपके फेलो मेट्स हैं। इस तरह की कोई भी बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, और हर एक मैनेजर को, हर एक हेड को या बॉस को आई की जगह वी का यूज करना चाहिए। मतलब सिर्फ मैं नहीं होनी चाहिए, उसमें इतनी ईगो नहीं होनी चाहिए, बल्कि सबको साथ में लेकर वी जो वर्ड आता है आपका, उसमें टीम स्पिरिट की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। टीम स्पिरिट कितना निकल के आ रहा है उसमें से, तो उस चीज पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ये है हमारे 14 प्रिंसिपल्स जो फेयोल ने दिए थे, ये मैंने आपको समझा दिए। अब कुछ और प्रिंसिपल्स है इससे एक्स्ट्रा जो कि फेयोल ने ही दिए हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, वो भी आज हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं कौन से हैं वो प्रिंसिपल्स। देखिए, अपार्ट फ्रॉम दीज 14, अब इनके अलावा और कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशंस कब ज्यादा इफेक्टिवली परफॉर्म करेंगे, जब सारे फंक्शंस एक साथ एक ही डायरेक्शन में होंगे। फंक्शंस कौन कौन से होते हैं मैनेजमेंट के? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, ये सारे फंक्शंस होते हैं। अब अगर ये सारे फंक्शंस एक ही डायरेक्शन में वर्क करेंगे, कहने का मतलब क्या है, एक ही डायरेक्शन में मतलब एक ही ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सारे ही के सारे फंक्शंस अगर अच्छे से परफॉर्म किए जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव्स अचीव बहुत इजीली हो जाएंगे। इसलिए हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ये प्रिंसिपल डिक्टेट करता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट। अ साउंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल टू एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन engaged in varied activities and located anywhere। जो ये प्रिंसिपल है यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट का, ये प्रिंसिपल कहता है कि ऐसे प्रिंसिपल्स हमें साउंड प्रिंसिपल, साउंड मतलब बिल्कुल बैलेंस्ड और बेस्ट प्रिंसिपल्स हमें चूज करने चाहिए, अप्लाई करने चाहिए, और ऐसे प्रिंसिपल्स हमें चूज करने चाहिए जो कि हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो सके, किसी भी तरह की एक्टिविटीज में अप्लाई हो सके, और इवन एंड लोकेटेड एनीवेयर, कहीं पर भी चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं पर भी वो अच्छे से अप्लाई हो सके हर सिचुएशन में। तो उसको बोला गया है यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल विच इज प्राइमेसी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी देनी चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को और प्लानिंग पर देनी चाहिए।
क्योंकि देखिए अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ऑब्जेक्टिव्स तो सेट कर लिए कि हमें ये कंप्लीट करना है, बट उसको कैसे करेंगे? तो सबसे फर्स्ट स्टेप आता है प्लानिंग। अगर प्लानिंग अच्छी होगी, अगर बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही साउंड प्लानिंग होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इजीली और बहुत ही फास्ट वे में ग्रो करेगा, राइट? नेक्स्ट प्रिंसिपल इज कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। अब जो ये प्रिंसिपल है कंट्रोल बाय एक्सेप्शन का, इसमें ये बताया गया है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो छोटे मोटी एक्टिविटीज हैं, जो डेली डे टू डे एक्टिविटीज है, ये रूटीन वाली एक्टिविटीज हैं, उनको कौन परफॉर्म करेगा? उनको उनकी देखभाल करेंगे सुबॉर्डिनेट्स, और मैनेजमेंट सिर्फ उन चीजों को देखेगी, सिर्फ की एरियाज को, मतलब जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम्स जहां पर आ रही है ना, जहां पर ये लग रहा है कि भाई अब तो सबऑर्डिनेट्स नहीं देख पाएंगे, सिर्फ उन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए मैनेजमेंट देखेगी, वरना बाकी सारे के सारे जितने भी जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सब सबऑर्डिनेट्स देखेंगे, जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज हैं, और जो मेन की एरियाज पर ध्यान देंगे वो मैनेजर्स और टॉप लेवल। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डिसीजन बाय एक्सेप्शन। अब इस प्रिंसिपल में कहा गया है अ मैनेजर शुड टेक डिसीजन विद इन द बाउंड्री डिफाइंड बाय द अथॉरिटी ऑफ द पोजीशन। एक मैनेजर को डिसीजन लेना है, लेकिन वो सिर्फ उसी बाउंड्री में होना चाहिए जितनी उसकी पोजीशन है या जितनी उसके पास पावर है, उससे बढ़ चढ़कर नहीं लेना चाहिए। तो हायर अथॉरिटी शुड डिसाइड अ मैटर बियॉन्ड दैट बाउंड्री। तो मैनेजर को तो सिर्फ वहां तक डिसीजन लेना जहां तक उसकी पोजीशन है, जहां तक उसके पास अथॉरिटी है। अगर उसके बियॉन्ड कोई डिसीजन लेना हुआ तो वो कौन लेगा? उससे भी बड़ी अथॉरिटी, जो उससे भी ज्यादा टॉप लेवल की होगी, वो वहां पर डिसीजंस लेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इक्वालिटी ऑफ अथॉरिटी, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में 4 चीजें होती हैं, अथॉरिटी, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। इन चारों को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है और इन चारों में बैलेंस होना चाहिए। अगर इन चारों में बैलेंस नहीं है, वही चीज जैसे हमने सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में पढ़ा कि दोनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, उसी तरह से इन चारों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होता बैलेंस तो रिसेंटमेंट या फिर डिससेटिस्फैक्शन ही मिलता है आगे जाके ऑर्गेनाइजेशन में, और वो ग्रो नहीं कर पाता। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन आपने पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, और ये लाइन मैंने आपको पहले भी बोली है, इसको याद रखिएगा। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इट इज द मेन कॉम्पोनेंट और मेन और द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन एक कॉर्नर स्टोन बोला जाता है ऑफ एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर लोगों के बीच में, जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा, कोऑर्डिनेट करके काम नहीं करेंगे, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई अपनी मनमानी कर रहा होगा। तो कोऑर्डिनेशन इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और इससे टीम स्पिरिट की भी भावनाएं आती हैं, फीलिंग्स आती हैं। नेक्स्ट अब आता है हमारा कॉन्क्लूजन। सारे प्रिंसिपल्स आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। अब कॉन्क्लूजन पे आते हैं। कॉन्क्लूजन इज द ओनली समरी ऑफ वॉट एवर वी हैव ऑलरेडी रेड। द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एज डिस्क्राइब्ड अबव प्रोवाइड अ गाइडलाइन फॉर मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली। जो प्रिंसिपल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो डिस्क्राइब किए गए हैं, वो क्या है? वो एक बहुत अच्छी गाइडलाइन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए। जो एप्लीकेशन अगर इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाए तो इससे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जनरेट होती है। इसलिए जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, इनको यूनिवर्सल भी कहा गया है। और सम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नीड टू बी फ्लेक्सिबल इन नेचर। कुछ प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के फ्लेक्सिबल होने चाहिए, बिकॉज कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो बहुत रिजिड हैं, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये चीज यहाँ पर इसकी थोड़ी क्रिटिसिज्म में आती है कि फ्लेक्सिबल होने चाहिए, फ्लेक्सिबल की जरूरत है ताकि एक हेल्दी फ्लो हो सके एक्टिविटीज का विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट टॉपिक डिटेल में, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फेयोल। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा पूरा टॉपिक।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ऐसे ही वीडियोस और ज्यादा देखने के लिए, या कोई भी टॉपिक आपको ऐसा है कि अर्जेंट में चाहिए कि भाई इस पे ही वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वरना फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।